बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और उस यूज़ करेंगे मेथड फाइनाइट डिफरेंस मेथड। टाइटल है एग्जांपल 11.3 टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पिन फिन सॉल्विंग अ सेकंड ऑर्डर लीनियर ordinary differential equation boundary value problem using the finite difference method। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कोई हार्ट प्लेट है, ये फिगर में आप ये देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट है और इसको मैंने हाईलाइट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्ट है, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र को एनहांस करने के लिए इसका जो सरफेस एरिया वो बढ़ाया जाता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ शेप की जो है वो फिन्स लगाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिन फिन है, प्लेट फिन है, या किसी और शेप की भी फिन्स हो सकती हैं। इस प्रॉब्लम रही है ताकि जो सरफेस एरिया है वो बड़ा किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके, और हीट ट्रांसफ़र जो है वो उसको एनहांस किया जा सके। और इस तरह से ये इस वक्त एक पिन आपको नज़र आ रही है। प्रॉब्लम सॉल्व हमने चूँकि करना है समझने के लिए कि कैसे करना है, वरना फिन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। और फिर इसकी जो ये रुख जो मैं जहाँ पे एरो बना रहा हूँ, इस रुख पे आप जो है वो पैरेलल टू द प्लेट आप इसको कह सकते हैं डायरेक्शन। यहाँ से फ़ैन के ज़रिए हवा, एयर, या अगर आप फ्लूइड के ज़रिए, वाटर के ज़रिए कूल करें तो वाटर जो है वो यहाँ से पास कराया जाता है और वो इसको जो है वो कूल करता है जो सोर्स जहाँ से हीट आ रही होती है। तो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम को पहले फिगर से समझ लेते हैं। हमारे पास एक राड है, इसी में फिन की बात कर रहा हूँ। इसमें हीट जो है वो फ़्लो होना है, उसने शीट से उसने हीट लेनी है और फ़्लो होना है उसने आउटवर्ड। और ये आपको इसकी जो डायरेक्शन है वो भी नज़र आ रही है, रेड एरोज़ के साथ जो है ये मौजूद है। और इसकी जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन फिन की, उसको टी ए का नाम दे, सॉरी उसको जो है वो आप लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन का, अगर ये आपने ओरिजिन पे इसको रखा है तो आप इसकी पोजीशन ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। और जो दूसरी बाउंड्री है उसको आप जो लेंथ आ रही है इस वक्त इस फिन की लेंथ उन्होंने एल कही है कि ये कैपिटल एल है, तो आप जो स्टार्ट है वो ज़ीरो से ले सकते हैं, पोजीशन जो है वो आपकी ज़ीरो है, और या ओरिजिन आप उसको कह लें, और एंड जो है वो वहाँ पे हो रही है, उसको आप जो है वो नाम पोजीशन उसका एल दे सकते हैं, एल लिख सकते हैं। अब ये जो टी ए है ये क्या है, ये आपकी एक एंड के ऊपर जो है वो टेम्परेचर है इस फिन का, और टी बी जो है ये दूसरे एंड के ऊपर इस फिन का टेम्परेचर है। और टी एस जो है ये जो इसकी सरफेस बन रही है, आउटर सरफेस इस फिन की, इसका टेम्परेचर जो है वो टी एस का नाम उसे दिया जा रहा है। अब जब ये फिन इन कांटेक्ट आती है प्लेट के साथ, तो जो प्लेट का टेम्परेचर होगा वही इस पोजीशन पे जहाँ पे फिन इसके साथ अटैच है वही इसका जो है वो टेम्परेचर होगा। तो टी ए जो है वो एक एंड का टेम्परेचर है और टी बी जो है ये दूसरे एंड का टेम्परेचर है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमने डिस्क्राइब कर दिया है इस फिगर में के ज़रिए, फिगर में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकती थी। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन ओनली कन्वेक्शन इज इंक्लूडेड, कन्वेक्शन क्या है? व्हेन हीट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ some fluid, that may be air or that may be liquid. when only uh, when only convection is included in the analysis, the steady state
टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यानी टेम्परेचर जो कि फंक्शन है एक्स का, यानी पोजीशन चेंज होती जाएगी फिन के ऊपर, तो टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। along a pin fin can be obtained from the solution of the equation। वो कहते हैं कि अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिन के ऊपर मुख्तलिफ लोकेशन पे यानी टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि आप सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, और उस इक्वेशन जो आपका डोमेन है जिसके ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, वो क्या है, 0 से लेके L तक है। यानी ये लेंथ ऑफ द फिन जो है वो L थी, और हमने वही बात जो अभी फिगर एक्सप्लेन करते हुए की है कि आप एक इनिशियल जहाँ पे प्लेट पड़ी हुई है, जहाँ पे वो फिन अटैच है उस शीट के साथ या प्लेट के साथ, जो भी आप नाम दे लें, उसको आप ओरिजिन मान लें, और लेंथ ऑफ द फिन L, तो दूसरा एंड जो है वो उसकी लोकेशन L होगी। Now with the boundary condition T at 0 यानी T at x is equal to 0 यानी ओरिजिन की बात हो गई, जहाँ पे फिन जो है वो अटैच है, वो 0 लोकेशन हो गई। तो आप उसको नाम दे रहे हैं टी ए का, वेयर टी ए विल बी सम नंबर, वो आगे इस प्रॉब्लम में आ भी रहा है। इसी तरह से टी एल दूसरे एंड के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है वो टेम्परेचर क्या है, टी बी है, ये भी कोई नंबर होगा जो भी वो प्रॉब्लम के मुताबिक यानी जिसको हम डील कर रहे हैं उसके मुताबिक जो भी ये नंबर होगा वो हम उसको कंसिडर कर लेंगे, तो ये आगे आएगा। इस प्रॉब्लम के हवाले से ये आगे आएगा जो हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। इन इक्वेशन 11.26 HC 11.26 ये इक्वेशन है। HC इज़ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, ये वैल्यू गिवन होगी। P इज़ द पेरीमीटर बाउंडिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिन। पेरीमीटर आप समझते हैं कि एक जगह से किसी क्लोज्ड फिगर पे एक एंड से चलें और वापस उसी एक पॉइंट से चलें और वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, तो जो ट्रैवल किया होता है वो पेरीमीटर है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि P इज़ द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिन फिन। तो क्रॉस सेक्शन कहीं से भी इस फिन को जो है वो काटें तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनता है। तो क्रॉस सेक्शन की जो लेंथ है, यानी आप एक सर्कल के ऊपर जो सर्कुलर एज बनेगा, एक पॉइंट से रवाना हो और घूम के वापस आएंगे तो उसी पॉइंट के ऊपर, तो ये पेरीमीटर होगा जो कि सरकमफेरेंस होगा इस सर्कल का जो कि इसका है फिन का। क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिन। K is the thermal conductivity of the fin material, ये material property। AC is the cross sectional area of the fin and T is the temperature of the surrounding air। तो सराउंडिंग एयर का जो है ये टेम्परेचर है। सरफेस का ये यहाँ पे जब ये मैं डिफ़ाइन कर रहा था मैंने इसको सरफेस टेम्परेचर कहा है, तो एक्चुअली ये सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर है। सरफेस का टेम्परेचर भी कंडीशन के तौर पे बहरहाल स्पेसिफाई किया जा सकता है। इस केस में जो फिन है उसका सरफेस टेम्परेचर नहीं लिया जा रहा, बल्कि ये तो एक्चुअली कंप्यूट करना है, और ये कंसिडर किया जाएगा कि ये अलोंग द रेडियल डायरेक्शन जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बहरहाल टी एस जो है वो टेम्परेचर है सराउंडिंग एयर का। इस केस में अब प्रॉब्लम स्पेसिफाई किया जा रहा है, डिटरमिन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ L इज इक्वल टू 0.1 m, यानी लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो 0.1 मीटर है, और टेम्परेचर एट द बेस या एट द प्लेट, या यूं कह लें
वेयर द फिन इज़ अटैच्ड टू द शीट का टेम्परेचर जो है वो 473 केल्विन है, और टी एट 0.1 इज इक्वल टू 293 केल्विन है। तो 293 केल्विन आलमोस्ट रूम टेम्परेचर है। तो यहाँ से यानी ये अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बेस है प्लेट की वहाँ पे 473 केल्विन है टेम्परेचर, और जो एंड है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है 293 है। इसका मतलब ये है कि प्लेट हॉट है और जो एंड है फिन का दूसरा जो फ्री है वो उसकी निस्बत कूल है, और लिहाजा हीट ट्रांसफ़र के उसूल के मुताबिक हीट ने जो है वो ये जो एरोज़ आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं फिन के ऊपर, इस डायरेक्शन में हीट ने मूव करना है। एंड टी एस सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो भी जो है वो रूम टेम्परेचर ही ले लिया 293 केल्विन। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर, एक्चुअली ये 20 सेंटीग्रेड बनेगा। यूज़ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर्स इन इक्वेशन 11.26, यानी एच सी जो है ये 40 वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर केल्विन है। पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन 0.016 मीटर, और K is equal to 240 and AC is equal to 1.6 into 10 raised to power -3 मीटर स्क्वायर। तो प्रॉब्लम स्पेसिफाई हो गया है, और वो करना हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस ODE को सॉल्व करें ताकि इस हमारे पास फिन का जो है हमारे पास टेम्परेचर आ जाए। नाउ सॉल्व ODE यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया था। Divide the domain of the solution into 5 equally spaced sub intervals। अब ये पॉइंट्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए जा रहे हैं, वो कहते हैं जी 5 सब इंटरवल्स जो है ये आप बनाएं, यानी 6 पॉइंट्स जो है ये बनेंगे डोमेन के। अब जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी सोल्यूशन की, और कंप्यूटेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। बहरहाल उन्होंने कहा है कि 5 सब इंटरवल्स बनाएं, तो हम 5 सब इंटरवल्स बना लेते हैं। तो सब इंटरवल्स कैसे बनेंगे? आप जो है वो स्पेसिंग लें h, दिस इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n। अब b आपके पास 0.1 है, a 0 है, और n जो है वो आपके पास 5 है, तो दिस विल गिव यू 0.1 डिवाइडेड बाई 5, एंड जो इसका आंसर आएगा। तो इसकी मदद से जैसे हम ट्रापीजियम रूल, सिम्पसन रूल, इनमें ये हम बनाते होते थे, उसी तरह से आप जो है ये स्पेसिफाई कर लें। पिछले लेक्चर में भी ये एक्सप्लेन किया गया था, अब भी आ जाएगा। सॉल्यूशन इक्वेशन 11.26 इज सेकंड ऑर्डर लीनियर ODE यूजिंग द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। द सेकंड डेरिवेटिव इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय द सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला ऑफ द इक्वेशन 11.23। ये 11.23 में दिया जा रहा है, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है वो ith नोड के लिए यानी ith लोकेशन के लिए ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला सेकंड डेरिवेटिव पे लग जाएगा, और तो कोई इसमें डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ एक डेरिवेटिव वाली टर्म है, और दूसरा टेम्परेचर T जो है वो वेरिएबल के तौर पे मौजूद है। एक डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म में T मौजूद है, और एक बगैर डेरिवेटिव के T मौजूद है, तो ये हमारे अननोन है, बाकी सारी चीज़ें नोन हैं। तो लिहाजा जब ith नोड के लिए ये डेरिवेटिव को स्पेसिफाई कर दिया है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ करके, और ith वो जो उसकी नोटेशन है, इंडेक्सिंग है, वो भी हमने कर दी है। ith नोड पे जब आप सेंट्रल डिफरेंस कंप्यूट करेंगे तो ith नोड के एक अगला पॉइंट जो i+1 है, और एक प्रीवियस पॉइंट जो कि पिछला पॉइंट है, ये दो उसमें यूज़ होंगे। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रही है बात, तो आप पिछला लेक्चर जो वो एक दफ़ा फिर सुन लें, या अगर नोट्स बना लिए हैं तो उसको एक नज़र देख लें।
तो उसी तरह से आगे ये जो टी टेम्परेचर बगैर डेरिवेटिव वाली टर्म में भी एक मौजूद है, तो उसको भी आई की इंडेक्सिंग दे देंगे। अब ये आई टी आई हमारा जो है ये अननोन है, इसमें बाकी सारी चीज़ें नोन हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये है कि ये जो एच सी पी इंटू के इंटू ए सी यानी डिवाइडेड बाई के ए सी, तो इसको उसने जो नाम है वो दे दिया है बीटा का, और नीचे जो है वो बता भी दिया कि जी हमने इसको किस चीज़ को बीटा कह दिया है, वेयर बीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो इक्वेशन 11.27 कैन बी रिटन एज। अब इसमें हमारा जो अननोन है, अभी मैंने बात की है, हमारा अननोन जो है ये इंडेक्सिंग वाले टी हैं, टी आई वाली टर्म, यानी टी आई प्लस वन, टी आई माइनस वन, ये जो आई की इंडेक्सिंग के साथ है ये हमारे अननोन होंगे। और बाकी जो इसमें इस इक्वेशन जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है 11.27, इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो नोन है, यानी एच स्केयर भी आपके पास नोन है, टी बी भी नोन है, और बीटा भी आपके पास जो है ये सारी वैल्यूज़ दे दी गई हैं ऊपर, तो बीटा भी उनसे कंप्यूट किया जा सकता है। तो अब इसमें करना क्या है, इसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि जो टी वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे रह जाएं और बाकी जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएं। तो आप इसको रीअरेंज करें और आप आसानी से इसको रीअरेंज कर सकते हैं टू टेक द फॉर्म 11.28। तो ये शक्ल आप बना लें। Next, the domain of the solution is divided into 5 equally spaced subintervals defined by 6 point। ये वही बात जो अभी मैंने ऊपर भी की थी कि आप x1 जो है वो 0, ये एक बाउंड्री है जहाँ पे प्लेट के साथ या शीट के साथ फिन अटैच है, और दूसरा एंड जो है वो 0.1 लोकेशन के ऊपर है, यानी जो उसकी राड की लेंथ है वो क्या है, 0.1 है। अब 5 सब इंटरवल्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप देखें सब इंटरवल्स बने हुए हैं 1 2 3 4 और ये 5, और इसके लिए पॉइंट्स जो हैं वो कितने चाहिए, आपको 6 पॉइंट्स चाहिए। तो पहला पॉइंट अगर 0 है तो दूसरा पॉइंट 0.02 एच आप कंप्यूट कर लें, जैसे अभी मैंने कहा था कि b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, वेयर b वाज इक्वल टू 0.1, a इज इक्वल टू 0, ये नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास b एंड है, ये b है, ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो दिया जा रहा है प्लेट के साथ a है, तो b 0.1 है, a 0 है, और n जो है वो 5 है। तो ये आप इसमें पुट करेंगे तो ये 0.02 आएगा। तो 0 में 0.02 ऐड कर दें तो आपके पास बाउंड्री के बाद पहला पॉइंट आ जाएगा, फिर 0.02 ऐड कर दें दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर आखिरी पॉइंट आ जाएगा। Next equation 11.2 is written for each of the interior points, that is I is equal to 2 3 4 and 5। अब टेम्परेचर जो है वो हमें बाउंड्रीज पर नोन है, लेफ्ट बाउंड्री और आउटर बाउंड्री, इसको आपने टी ए का नाम दिया हुआ है जो कि 473 या जो भी ऊपर वैल्यू दी गई थी प्रॉब्लम डिफाइन करते वक्त, 473 केल्विन जो है ये टेम्परेचर है, और दूसरे एंड पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, 293 केल्विन। तो हम फाइंड क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, हम फाइंड कर रहे हैं कि ये जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर क्या है, जबकि एंड पॉइंट्स के ऊपर हमें टेम्परेचर नोन है। तो लें जी, अभी ये जो इंडेक्सिंग वाली इक्वेशन बनाई थी 11.28, इसमें आई को जो है वो 2 पुट करें। क्यों 2 पुट करें, क्योंकि 1 वाली तो हमारी बाउंड्री बन रही है और आखिरी वाला जो पॉइंट है वो भी बाउंड्री बन रहा है, तो इसलिए 0 वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट जो भी है 6th पोजीशन पे है, वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर हमारे पास टेम्परेचर नोन है। तो लिहाजा आप इसमें i इज इक्वल टू 2 पुट करें
तो इक्वेशन 11.28 जो अभी ऊपर मैंने दिखाई है वो आपके पास बनेगी। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ बाउंड्री लगा के, और या इसको रीअरेंज कर लें तो इसकी शक्ल जो है वो ये वाली बन जाएगी। उसके बाद वो कहता है रिकॉल दैट T1 इज नोन। अब ये आई इज इक्वल टू टी पुट किया था ना, तो आई इज इक्वल टू जब आई इज इक्वल टू 2 पुट किया है, जब आई इज इक्वल टू 2 पुट किया तो उसमें T1 भी जो है वो आ जाएगा। तो T1 आपके पास यानी ये ज़रा थोड़ा सा इसको भी मद्देनज़र कर लें। अगर आप इंडेक्सिंग के लिहाज से देखें तो x1 के ऊपर जो टेम्परेचर है वो T1 बनेगा, टी x2 के ऊपर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5 और फिर T6। तो आपके पास T1 और T6 जो है ये टेम्परेचर नोन है और दरमियान वाले आपके पास नोन नहीं है। लिहाजा जब आपने ये नंबर 2 वाले लोकेशन की इक्वेशन जब बनाएंगे तो फाइनाइट डिफरेंस जो सेंट्रल डिफरेंस आपने यूज़ किया उसके ऊपर लेफ़्ट पॉइंट भी यूज़ हो रहा होगा और राइट पॉइंट भी यूज़ हो रहा होगा। तो जब ये यूज़ हो रहे होंगे तो ठीक है, वो यूज़ हो जाएं, और फिर आप इसकी वैल्यू जो है वो आप जहाँ पे वो अपीयर हो रहा होगा उसकी वैल्यू आप पुट कर सकेंगे। तो यहाँ पे T1 फिर ये बन रहा है, तो T1 की वैल्यू जो है 473 वो इसमें पुट कर दें और उसको सिंपलीफाई करके अपने पास रख लें। इन्होंने T1 की जगह पे जो है वो अभी यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं किया, ये T1 ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे इसको पुट कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बल्कि वो ये कर रहा है रिकॉल दैट T1 इज़ नोन। ठीक है, रिकॉल दैट T1 इज़ नोन, ये आपके पास नोन है। जब आप कंप्यूटेशन करेंगे तो ये T1 यहाँ पे जहाँ पे भी वो अपीयर हो रहा होगा वहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 3, तो वो जो इक्वेशन 11.28 थी वो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फॉर 4 आई इज इक्वल टू 4 ये आपके पास अगली इक्वेशन आ जाएगी। फिर आई इज इक्वल टू 5 ये आपके पास आखिरी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। ORR उसको रीअरेंज भी कर लिया है, और इसमें आपके पास जो है वो चूँकि सेंट्रल डिफरेंस इसमें यूज़ किया जा रहा है, यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे T6 भी आखिरी वाली इक्वेशन में जब आप फिफ्थ नोड की बात करें, फिफ्थ लोकेशन पे मौजूद हैं, तो उसमें फोर्थ लोकेशन की भी वो होगी और सिक्स लोकेशन की भी होगी। तो सिक्स लोकेशन पे जो T6 है ये आपके पास नोन है क्योंकि ये बाउंड्री है और ये हमारे पास नोन है। जब ये नोन है तो इसको ORR करके T6 को भी दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब आपके पास ये देखें अननोन अब कितने हैं। देखें ये कुल पॉइंट्स 6 हैं, 6 पॉइंट्स हैं, और जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सोल्यूशन नोन है। तो अननोन कितने रह गए, 4 रह गए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनना चाहिए वो 4x4 का होना चाहिए ताकि आप उसको सॉल्व करके ये सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो आप देखें आपके पास 4 आपके पास एंट्रीज थी, आई इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो इनके लिए आपने 4 इक्वेशन जो हैं वो बना लिए हैं। एक इक्वेशन 11.29, दूसरी इक्वेशन 11.30, 11.31 या 31, 11.32। तो ये 4 इक्वेशंस बनी हैं, इनको आप मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लें। तो जब आप इनको मैट्रिसेस की शक्ल में लिखेंगे, अब इसमें जो लेफ़्ट साइड्स हैं, राइट हैंड साइड इसमें ये नोन है। इक्वेशन 11.29 में राइट हैंड साइड नोन है, राइट हैंड साइड 11.30 में नोन है, 11.31 में नोन है और 11.32 में भी ये जो है ये नोन है। और राइट साइड पे जो है वो सारे अननोन होंगे,
ये 4 इक्वेशंस बनेंगी और इनको आप जो है वो लिख लें मैट्रिसेस की शक्ल में, और ये प्रॉब्लम आपको लिखना इस तरह से आता है। तो मैट्रिसेस के इसके जो T2, T3, T4 और T5 ये अननोन आपका ये वेक्टर बन जाएगा, और ये बन जाएगी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स उसके साथ अटैच है, मौजूद है। और राइट हैंड साइड पे ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये सारी की सारी नोन है। अब आप चाहे पहले से ये कंप्यूट करके आ जाएं या अब आप कंप्यूट कर लें, आपके पास एच भी मौजूद है, आपके पास बीटा भी मौजूद है, आपके पास टीएस भी मौजूद है, T1 मौजूद है, इसी तरह से T6 मौजूद है, ये सारी वैल्यूज़ नोन है, तो आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। इसने कंप्यूट क्यों नहीं किया, इसने इसलिए नहीं किया कि इसने मैटलैब प्रोग्राम आगे बनाना है, तो वो ये चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कंप्यूट हो जाएंगी, हम सिर्फ स्पेसिफाई कर देंगे। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय इन्वर्जन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का वो जो इन्वर्जन मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं क्रामर रूल, इसमें आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें कि आपने जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं या नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल, वो आपने 5 लिए हैं, तो 6 पॉइंट्स बने, 5 सब इंटरवल्स बने, और 6 पॉइंट्स में से एंड वाले पॉइंट्स पे सोल्यूशन नोन है, बीच में 4 पॉइंट्स थे जिनके लिए 4 इक्वेशंस बनी हैं, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कहा जाता कि सब इंटरवल्स जो हैं वो 100 ले लें, तो 101 पॉइंट्स बनते, 99 जो है वो अननोन बनते। तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि इस वक्त 4 तक महदूद है 11.33 में, तो ये आपके पास 99/99 का मैट्रिक्स होता, तो फिर उसको एग्जैक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, हाथ से करना पॉसिबल नहीं होता, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा देर लगाएगा। और अगर आप 100/100 के बजाय 1000/1000, यानी आपने 1000 पॉइंट्स ले लिए जिनके ऊपर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, आप 1000 से बढ़ के आप 10,000 पे जा सकते हैं, 1,00,000 पे जा सकते हैं, मिलियन पे जा सकते हैं। तो उस वक्त जो है वो मेमोरी इतनी नहीं होती, जब आपने इतने ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर लेना होता है, तो कंप्यूटर भी जो है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी कम होती है। तो उस सूरत में आपको क्लास रूम लेक्चर में जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड पढ़ाते हुए ये बताया था कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्यों हम यूज़ करते हैं। तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं और इटरेटिवली हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमारा जो है वो मसला हल हो जाता है। अब आपको ये बात इस वक्त क्लियर हो रही होगी कि उस वक्त हमने जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में ये जो सिस्टम ऑफ मैनी वेरिएबल्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए हम उसको यूज़ करते थे उन मेथड को। तो अभी आपको ये एक तरह से एंडोर्समेंट होगी, आपको इसका पता चल गया। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4 इक्वेशन बना है, इसके लिए मैटलैब प्रोग्राम हम बनाएंगे गॉस सीडल और जैकोबी मेथड का, तो उसके ज़रिए भी ये सॉल्व हो जाएगा। अपने हाथ से करना चाहते हैं हाथ से भी हो जाएगा। बहरहाल जब इसका प्रोग्राम शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ जैकोबी मेथड और उसका समझाया भी जाएगा, तो उस वक्त आप इस प्रॉब्लम को भी उसी जो मैटलैब प्रोग्राम है उसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं।